हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्विक लर्निंग बाय मैप सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की मुख्य नदियों के बारे में, यानी मेजर इंडियन रिवर्स के बारे में। फर्स्ट वीडियो में हम जिसका थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे और सेकंड में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन होगा। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं जिनके बारे में अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है। तो एस्चुरी सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है। इसके एग्जाम्पल हैं नर्मदा, ताप्ती, मांडवी आदि नदियां एस्चुरी बनाती हैं, यानी कि ज्वलंत मुख का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या होता है? नदी जहां महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी की वजह से नदी की जो धारा होती है वो कई धाराओं में बढ़ जाती है और उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा प्रायः उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं, अर्थात जहाँ भी हमें डेल्टाई क्षेत्र मिलेगा वो क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होगा, वहाँ पर फसलें बहुत अच्छी होती हैं। इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा को आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का होता है। कई सारी शाखाओं में नदी बढ़ जाती है और ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। रिवर सिस्टम की बात करने के पहले हम समझते हैं कि रिवर सिस्टम क्या है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, जो अपवाह तंत्र है वो क्या होता है। देखिए, इसमें अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि नदी तंत्र, यानी कि जो कहीं भी किसी भी एरिया में जहाँ पर भी नदियों का सिस्टम है उस नदी तंत्र की व्याख्या करने के लिए हम लोग अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम वर्ड का यूज करते हैं, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य नदी में मिल जाती हैं और एक पूरे अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। और ये जो छोटी छोटी नदियाँ आकर के अलग अलग दिशाओं से मुख्य नदी में मिलती हैं, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ कहलाती हैं। यहाँ पर देखिए, एक मुख्य नदी को दिखाया गया है और साथ ही साथ उसकी सहायक नदियाँ भी दिखाई गई हैं। ये छोटी छोटी सहायक नदियाँ हो गई और ये सभी इस मुख्य नदी में आकर के मिल जाती हैं, तो ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब अगर हम बात करें कि इंडियन रिवर सिस्टम को, यानी भारत की नदी प्रणालियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो स्रोत के आधार पर, यानी कि कहाँ से नदियाँ निकलती हैं, इस आधार पर हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो हिमालय की नदियाँ, यानी जो हिमालय से निकलती हैं, और दूसरी होती हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, यानी दक्षिण भारत की तरफ प्रायद्वीपीय भाग में जो भी नदियाँ पाई जाएंगी वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में शामिल होंगी। और अगर हम बात करें कि नदियाँ गिरती हैं, उस आधार पर हम नदियों का विभाजन करें तो कुछ नदियाँ होती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और कुछ नदियाँ होती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हिमालय से आने वाली भी नदियाँ लगभग बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। इधर ब्रह्मपुत्र रिवर का सिस्टम पूरा बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होता है और इधर सिंधु नदी का सिस्टम पूरा यहाँ अरब सागर में प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार की दो नदियाँ ये हो गई। बाकी कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो अंदर भाग में ही प्रवाहित होती हैं और वहीं पर विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को आप मैप में देखिए, इधर आपका पूरा सिंधु नदी का तंत्र मिलेगा, गंगा नदी सिस्टम यहाँ पर, और ब्रह्मपुत्र नदी का सिस्टम इधर हम लोग पढ़ेंगे। फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मुख्य नदियाँ हैं। अगर उत्तर भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम मेन हैं और अनेक छोटी बड़ी नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ हैं। यानी कि हिमालय की बात करें तो हिमालय की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है? सिंधु नदी प्रणाली, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा नदी प्रणाली, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली यानी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और अगर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो इनमें कुछ आएंगी अरब सागर में गिरने वाली और कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी प्रणाली के बारे में। सबसे पहले अगर बात करते हैं सिंधु नदी की तो ये 3 देशों चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, इन 3 देशों में होकर बहती है। ये विश्व के बहुत बड़े बड़े ड्रेनेज सिस्टम में से एक है। इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स है इसका क्षेत्रफल। अब अगर हम बात करें कि भारत में इसका क्षेत्रफल, तो भारत में इसका क्षेत्रफल जो है 3,21,289 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है इधर तिब्बत साइड से। तिब्बत साइड में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू
बोखरचू नाम की जगह है और वहीं पर एक हिमनद है, उसी से इसका उद्गम होता है। यहाँ पर हम इसे सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर तिब्बत में बात करें तो तिब्बत में इसे कहते हैं सिंगी खम्बान, सिंगी खम्बान, सिंगी खम्बान या फिर शेरमुख, शेरमुख, सिंगी खम्बान या शेरमुख। पर्वतों में हमने पढ़ा था यहाँ पर लद्दाख रेंज है और इसके जस्ट नीचे जास्कर रेंज है। लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी बहती है और लद्दाख श्रेणी को काटकर बुंजी नाम की जगह पर एक बहुत गहरी सी गार्ज बनाती है। सिंधु नदी की अगर सहायक नदियों की बात करें तो इसकी मुख्य 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदी। इन्हें कैसे याद रखेंगे? CJIRBS, CJI मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, RBS रावी, व्यास, सतलुज। अगर हम अधिकार क्षेत्र की बात करें तो ये 3 नदियों का अधिकार क्षेत्र पाकिस्तान में आता है। 1960 का सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, उसमें मोस्टली पोर्शन इनका पाकिस्तान के यूज में आता है और RBS यानी रावी, व्यास और सतलुज का 20% वाटर ही पाकिस्तान यूज कर सकता है। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। जहाँ कहीं भी 2 नदियाँ आपस में मिल रही होती हैं उसके बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं दोआब, दोआब। इस तरीके से सिंधु रिवर सिस्टम की यानी कि सिंधु नदी प्रणाली की नदियों से बनने वाले 5 दोआब हैं। एक तो है सिंध सागर दोआब, दूसरा है जेच दोआब, तीसरा है रचना, चौथा है बारी और 5वां है बिस्त। कैसे याद रखेंगे इन्हें? देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे है सतलज नदी। इधर से अगर हम स्टार्ट करें सबसे नीचे से तो यहाँ पर सतलज रिवर है और इसके जस्ट ऊपर व्यास यानी सतलज का आप S और T ले लीजिए, व्यास B, बिस्त। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, रावी का R ले लेते हैं और रावी का R ले लेते हैं और साथ ही साथ व्यास का B यानी कि बारी। उसके बाद में रचना कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है? रचना को देखिए, ऊपर का चेनाब और नीचे का रावी, रावी से R ले लीजिए और चेनाब का CH, रचना दोआब। इसी तरीके से जेच दोआब बना हुआ है, JHE, और इधर चेनाब का CH। फिर सिंध सागर, सिंधु नदी से याद रखेंगे सिंध, और सिंध सागर दोआब बना हुआ है झेलम और सिंधु नदी के बीच में। अब हम बात करते हैं गंगा नदी प्रणाली की, और गंगा नदी प्रणाली में पंचप्रयाग का सिस्टम। वैसे तो हमें मालूम है गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री कहा जाता है, लेकिन गंगोत्री से भागीरथी नाम से निकलती है और अलकनंदा में मिलकर गंगा का निर्माण होता है। तो आइए इसका पूरा सिस्टम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस चार्ट में आपको 2-3 जगहें दिख रही, जैसे कि ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। बद्रीनाथ से अलकनंदा रिवर निकलती है और सबसे पहले इसमें आकर मिलने वाली नदी है धौली गंगा, और जिस जगह पर मिलती है उस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। फिर उसके बाद में यहाँ पर नंदाकिनी नंद प्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल जाती है, और उसके बाद कर्ण प्रयाग में पिंडार गंगा आकर अलकनंदा से मिल जाती है और प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। उसके बाद केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी रुद्र प्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल जाती है और जगह का नाम क्या है, रुद्र प्रयाग। फिर गंगोत्री से भागीरथी नाम से नदी निकलती है और देव प्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल जाती है। यहाँ से गंगा का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में ये नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और फिर यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और दोनों आगे जाकर प्रयागराज में मिल जाती हैं। तो इस सिस्टम को कैसे याद रखेंगे? तो आइए इस सिस्टम को एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है और अलकनंदा में आकर मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन सी है, धौली गंगा। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, अलकनंदा और फिर धुली हुई गंगा बिल्कुल फ्रेश आकर के मिल गई विष्णु प्रयाग पर।
और फिर उसके बाद में क्या होता है, नंदाकिनी नदी आकर मिलती है नंदप्रयाग में। फिर उसके बाद कर्णप्रयाग में आकर पिंडार गंगा मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? कर्णप्रयाग में। फिर उसके बाद में मंदाकिनी रिवर केदारनाथ से निकल के आती है और इसी अलकनंदा में मिल जाती है। और जब इतनी सारी नदियाँ मिल गई तो रुद्रदेव प्रकट हो गए, और रुद्रदेव जब प्रकट हो गए तो फिर उनके क्रोध को कौन शांत करेगा? देवता, यानी इसके लिए आते हैं देवप्रयाग। फिर उसके बाद में आता है देवप्रयाग, और इस देवप्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं? ये जो अलकनंदा ऊपर से चली आ रही और यहाँ से निकलने वाली, यानी ये गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी। और भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करते हैं। यहाँ के बाद ये नदी गंगा नाम से जानी जाने लगती है। और इधर यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना नदी और गंगा नदी दोनों काफ़ी लंबा मार्ग तय करते हुए आगे प्रयागराज में जाकर मिल जाती हैं, और इसके बाद में ये गंगा आगे बढ़ती हुई जाती है। गंगा नदी का निर्माण होने के बाद अगर हम गंगा रिवर सिस्टम को और डिटेल में जानें तो यहाँ पर देखिए गंगा रिवर ये रही, और इसमें आकर मिलने वाली इसकी छोटी छोटी सहायक नदियाँ, जैसे उत्तर से मिलने वाली शारदा जिसे काली नदी भी कहते हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, बिहार का शोक भी जो कहलाती है। और अगर हम बात करें पश्चिम से मिलने वाली नदियाँ, यानी कि इसके दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियाँ, तो दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियों में यमुना नदी, और फिर यमुना में मिलने वाली कई सारी हैं जैसे बनास, काली, सिंध, पार्वती, चंबल, बेतवा, टोंस, ये सब नदियाँ यमुना में मिलती हैं। उसके बाद में गंगा में मिलने वाली अन्य नदियाँ जैसे सोन और रिहंद, दामोदर, ये सब नदियाँ गंगा में आकर मिलती हैं। फिर ये गंगा नदी आगे बढ़ती हुई पश्चिम बंगाल से होती हुई और बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और इधर एक शाखा इसकी हुगली नाम से प्रवाहित होती है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इधर जो दामोदर नदी मिल रही होती है ये भी इसी हुगली में मिलती है, और यहाँ पर भी गंगा के दो नाम हो जाते हैं। कुछ क्षेत्र में ये हुगली नाम से जानी जाती है और कुछ क्षेत्र में इसे हम भागीरथी नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम एक लिस्ट देख लें जिसमें दाएं साइड से मिलने वाली नदियों की बात करें तो दाएं साइड से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं गंगा की? दाएं साइड से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी हो गई सोन, दामोदर। और अगर हम लोग बाएं साइड से बात करें तो बाएं साइड से मिलने वाली गंगा में प्रमुख सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये मुख्य नदियाँ ऐसी हैं जो गंगा नदी में बाएं तरफ से आकर के मिलती हैं। और दाहिने ओर से मिलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी यमुना है जिसमें कई सारी छोटी बड़ी सहायक नदियाँ आकर के यमुना में भी मिल जाती हैं, और उसके बाद यमुना गंगा में मिल जाती है। और इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, नमामि गंगे परियोजना। ये एक गंगा नदी के संरक्षण के लिए मिशन चलाया गया है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया। और इसमें उद्देश्य क्या है इसका कि जो हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है इसके प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जाए और उसके संरक्षण का काम किया जाए। यानी इसके मुख्य स्तंभों की अगर बात करें तो इसमें कई सारे उद्देश्य रखे गए हैं, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो और नदी के किनारे का विकास हो सके और नदी सतह में सफाई हो सके, वनीकरण की व्यवस्था की जाए, और गंगा ग्राम मिशन भी इसी में आता है, जन जागरूकता फैलाई जाए नमामि गंगे मिशन के तहत, और साथ ही साथ जैव विविधता को बढ़ावा दिया जाए क्योंकि नदी का एरिया ऐसा होता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र रहता है। तो आसपास वनीकरण को बढ़ावा देना ताकि पेड़ पौधे लगें और पर्यावरण सुरक्षित रहे। और जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज रहता है यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट होता है उसकी निगरानी रखी जाए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जितना भी अपशिष्ट रहता है उद्योगों का वो सभी नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है और इसकी वजह से नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। तो नमामि गंगे परियोजना के तहत ये सभी उद्देश्य रखे गए हैं जिससे कि हमारी नदियाँ सुरक्षित रहें।
अगर यहीं पे हम बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके अगर स्रोत की बात करते हैं तो इसका स्रोत है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी नाम है, बंदरपूछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल से निकलती है, बंदरपूछ श्रेणी। और प्रयाग में इसका गंगा से संगम होता है, फिर वहाँ से यमुना का अस्तित्व खत्म हो जाता है और आगे नदी गंगा के नाम से निकलती है। इसकी अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक मुख्य नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन, जो कि इसमें दाहिने साइड से आकर मिलती हैं। और कुछ और नदियां हैं जो बाएं साइड से भी मिलती हैं, जैसे हिंडन है, रिंद है, सेंगर है, वरुणा है। तो पूछी जाने वाली एग्ज़ाम में आने वाली मुख्य नदियां ये चंबल, सिंध, बेतवा और केन ही हैं। और यमुना नदी सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है उत्तर भारत में। आगरा में कई सारी नहरें निकाली गई हैं इससे। और इसकी सहायक जो चंबल नदी है, इसकी अगर हम बात करें तो ये मालवा के पठार से निकलती है महू के पास मध्य प्रदेश में, और राजस्थान के कोटा तक जाती है और इस पर गांधी सागर बांध भी बनाया गया है। अब अगर इधर हम बात करें गंडक नदी की, गंगा की सहायक, तो ये जो गंडक नदी है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा, इनके मिलने से, दो धाराओं के मिलने से नेपाल के साइड बनती है ये। और नेपाल हिमालय से फिर धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती हुई ये मध्य नेपाल में बहती है। उसके बाद बिहार के चंपारण जिले में ये गंगा मैदान में इंटर कर जाती है और इंटर करने के बाद पटना के पास सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कोशी नदी की, तो कोशी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है और यहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुणा निकलती है और मध्य हिमालय को पार करने के बाद फिर पश्चिम में सोन, कोसी और पूर्व से तुमुर कोसी मिल जाती है। छोटी छोटी ये नदियाँ हैं जो मिलकर के एक सप्त कोसी नाम से, लगभग 7 नदियाँ यहाँ पर, दूध कोसी, सप्त कोसी, इस तरीके की नदियाँ मिलकर पूरी एक कोसी नदी बनाती है और बिहार का शोक ये नदी कहलाती है। फिर अगर हम बात करें दामोदर नदी की, तो ये इधर छोटा नागपुर के पठार रीजन से निकलती है और भ्रंश घाटी से होती हुई ये इधर हुगली नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक की बात करें तो बराकर नाम से एक नदी है, बराकर, जो दामोदर की सहायक नदी है। और दामोदर के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसे बंगाल का शोक कहते हैं, बंगाल का शोक। बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है? दामोदर नदी। गंगा नदी की सहायक नदियों की बात कर ही रहे हैं तो एक और नदी यहाँ पर है, महानंदा नदी। ये इधर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, पश्चिम बंगाल के साइड में। और अगर हम बात करें कि गंगा नदी में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी बाएं तरफ से कौन सी है, तो बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा में अंतिम सहायक नदी महानंदा है। और गंगा रिवर सिस्टम में एक और इम्पॉर्टेंट नदी अगर सोन की बात करें तो सोन नदी गंगा नदी के दक्षिणी तट पर आकर मिलती है, यानी कि दक्षिण से मिलती है, इसका मतलब दाहिने साइड से मिलती है। और ये निकलती कहाँ से है? इसका उद्गम है अमरकंटक का पठार, अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है। और मिलने वाला जो बिंदु है, यानी कि मिलने वाली जो जगह है, वो कहाँ पर है? पटना से पश्चिम में, पटना के पश्चिम में आरा नाम की जगह है, पश्चिम साइड आरा नाम की जगह पर, पटना छपरा आरा, वहाँ पर आरा जो है उस जगह से ये मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और इसका उद्गम होता है कैलाश पर्वत श्रेणी के पास, मानसरोवर झील के पास में चेमडियुंग डुंग नाम का हिमनद है, चेमडियुंग डुंग नाम का हिमनद है और यहाँ से ये निकलती है और निकलने के बाद पूर्व दिशा में बहती है, इस दिशा में बहती हुई, और इसे यहाँ पर यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद
मध्य हिमालय में जो हम लोगों ने यहाँ पर नामचा बारमा पढ़ा था, नामचा बारमा पर्वत रेंज यहीं पर ये यू शेप बनाती हुई इंडिया में इंटर कर जाती है और इंडिया में इंटर करने के साथ ही इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, फिर असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और फिर धीरे धीरे ये ऐसे ही इंटर करती हुई बांग्लादेश में पहुंच जाती है जहां पर इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। और इधर से आ रही होती है पटना बिहार से होकर के पश्चिम बंगाल से होती हुई गंगा नदी, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और ये दोनों मिलकर के पद्मा और जमुना मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में और कौन कौन सी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी में अगर हम बात करें बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां, बाएं साइड में यहाँ पर मुख्य सहायक नदियां हैं धनसिरी और दिहांग। सुबनसिरी दाएं साइड से मिलने वाली नदी है, तो दाएं साइड से मिलने वाली मुख्य नदियां हो गई सुबनसिरी, कामेग, मानस व संकोस नदी। ये मुख्य नदियां दाएं साइड से मिलती हैं। यानी ब्रह्मपुत्र की बाएं साइड से मिलने वाली मुख्य नदियां धनसिरी और दिहांग हो गई और दाएं साइड से मिलने वाली मुख्य नदियां सुबनसिरी, कामेग, मानस और संकोस हैं। और इधर बांग्लादेश के साइड में एक नदी यहाँ पर तीस्ता आकर के इसी में मिलती है, ये यहाँ पर है तीस्ता नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी बड़ी नदी है, इसलिए ये मेजर सेडिमेंट बहा करके लाती है, यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवसाद इकट्ठी करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर बाढ़ की संभावनाएं भी ज़्यादा रहती हैं। असम में बना हुआ ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ एक बहुत बड़ा आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है माजुली, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और लास्ट में हम बात करते हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का जो सिस्टम है, यानी कि जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, वो हिमालयन रिवर सिस्टम से काफ़ी पुराना है। यहाँ की नदियाँ जो हैं वो प्रौढ़ावस्था में हैं, यानी नई नदियाँ नहीं हैं यहाँ की। और इसमें हमें 2 टाइप की नदियाँ मिलेंगी, कुछ जो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होंगी और कुछ जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ होंगी। अब इसमें कुछ जो मुख्य नदियाँ हैं, जैसे महानदी प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, नर्मदा विंध्य श्रेणी के नीचे से निकलती हुई, फिर ताप्ती और इधर गोदावरी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियों में मुख्य पेनगंगा आ जाती है और फिर कृष्णा, इसकी सहायक नदियाँ कोयना, भीमा, तुंगभद्रा ये सब हैं और फिर लास्ट में ये कावेरी। ये मुख्य नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की। और इनकी एक विशेषता ये है कि ये विसर्प नहीं बनाती। जैसे गंगा रिवर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ देर सीधे चलने के बाद ये विसर्प टाइप में चलती हैं ऐसे, और कुछ पानी इधर रह जाता है जिन्हें हम गोखुर झील भी कहते थे। तो वो गोखुर झील टाइप की यहाँ जो गंगा नदी बनाते हुए चलती है, उस टाइप से प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ नहीं चलती है, बल्कि ये एक सीधी लाइन में चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं पर थोड़ा बहुत सीधी। यानी कि अगर हम कंपैरिजन करें कि उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में, तो यहाँ की नदियाँ जो हैं वो विसर्प रूप में नहीं चलेंगी। और प्रायद्वीपीय नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली छोटी छोटी नदियों के बीच में जो पश्चिमी घाट है, एक जल विभाजक का कार्य करता है। ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर बना हुआ, ये पश्चिमी घाट एक जल विभाजक की तरह कार्य करता है। इधर की नदियाँ सारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली होती हैं और इधर की छोटी छोटी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। एक सुनिश्चित मार्ग पे चलती हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और विसर्प नहीं बनाती हैं। और लेकिन कुछ नदियाँ इसका अपवाद हैं, जैसे कि जो भ्रंश घाटी से होके बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती का सिस्टम, यानी कि ये नदियाँ जो हैं भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं और अरब सागर में बहती हैं। अब इसकी मुख्य नदियों की बात करते हैं, तो मुख्य नदियों में सबसे पहले बात करते हैं महानदी की। महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा के निकट। छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के
रायपुर जिले में सिहवा नाम की जगह से। और यह नदी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर है और नौका संचालन भी यहाँ पर होता है। और इसके बाद में आते हैं मुख्य नदियों में गोदावरी, जिसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी सिस्टम है और इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा, इसकी 2 टैग्स हैं, इन्हें याद रखेंगे। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। और इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ कई राज्यों से होकर के जाएंगी, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इतना ये ड्रेनेज सिस्टम कवर करती है। लगभग इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर की लगभग इसकी लंबाई है और जल ग्रहण क्षेत्र 3 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग है। और इसका अगर हम बात करें कि कितना प्रतिशत भाग कहाँ पर है, तो 49% एरिया इसका महाराष्ट्र कवर करता है और 20% ये मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में, और शेष भाग इसका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। मुख्य सहायक नदियों की अगर बात करें, सहायक नदियाँ, तो गोदावरी की सहायक में पेनगंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, ये इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। फिर अगर हम कृष्णा की नदी की बात करें तो कृष्णा नदी भी पूर्व दिशा में बहती है और गोदावरी के बाद में ये सेकंड नंबर पर आती है। बड़ी नदियों की बात करें अगर, तो गोदावरी के बाद कृष्णा आएगी सेकंड नंबर पर। और ये कहाँ से निकलती है? ये सह्याद्री जो है, यानी हमारा पश्चिमी घाट जो है, वहाँ पर महाबलेश्वर के निकट से निकलती है, महाबलेश्वर के निकट। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 1401 किलोमीटर के लगभग है। सहायक नदियों में सहायक नदियां हैं इसकी कोयना, तुंगभद्रा और भीमा, ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हो गई। इसका 27% पोर्शन लगभग महाराष्ट्र में, 44% इसका भाग पड़ता है कर्नाटक में और लगभग 29% भाग इसका आंध्र प्रदेश में पड़ता है और कुछ पोर्शन इसका तेलंगाना में भी है। और अगर हम बात करें कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक के कोडागु जिले से होता है। और कौन सी पहाड़ियों से? कावेरी नदी का उद्गम होता है कोडागु जिले से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 800 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। और अगर एरिया की बात करें तो 81,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया ये कवर करती है और प्रायद्वीपीय नदियों की अन्य नदियों की अपेक्षा इसमें कम उतार चढ़ाव है, यानी कि ये पूरे साल लगभग बहती रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून और निम्न क्षेत्रों का मानसून, मतलब उत्तर पूर्वी मानसून में भी यहाँ सर्दी में भी बारिश हो जाती है। इस वजह से इसका 3% भाग जो है यहाँ पर केरल में पड़ता है, 41% लगभग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। और यहाँ पर यानी लौटते हुए मानसून से भी बारिश हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर लगभग सारा साल बारिश हो, यानी कि पानी रहता ही है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें अगर, तो भवानी, अमरावती और काबिनी, ये इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। अब अगर हम नर्मदा और तापी नदियों की बात करें तो नर्मदा और तापी नदियों का उद्गम कहाँ से है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की। ये अमरकंटक के पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर ऊंचाई से यहाँ से निकलती है और निकलने के बाद दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के बीच, यानी ये हो गई विंध्याचल की श्रेणियाँ और ये हो गई सतपुड़ा, इनके बीच से होकर बहती हुई भ्रंश घाटी से बहती है और संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत गड्ढे जैसे बनाती है और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती हुई अरब सागर में गिर जाती है। फिर अगर हम बात करें तापी नदी की, तापी या ताप्ती, ये नदी ये भी जो है पश्चिमी दिशा में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है और मध्य प्रदेश में बैतूल जिले की मुल्ताई से निकलती है ये। और मुल्ताई से निकलने के बाद लगभग 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये बहती हुई 79% इसका पोर्शन महाराष्ट्र में ही पड़ता है, 15% भाग इसका मध्य प्रदेश में है और 6% लगभग गुजरात में भी कवर करती है और इस तरीके से बहती हुई ये अरब सागर में गिर जाती है।
और इधर राजस्थान की नदियों में एक माही नदी है और एक है लूनी नदी। तो लूनी नदी भी इधर बहती है और इस लूनी नदी की अगर हम बात करें तो ये जो है राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। और पुष्कर के समय 2 धाराएँ, एक सरस्वती नाम से जानी जाती है और एक सागरमती नाम से। इन दोनों धाराओं से ये लूनी नदी उत्पन्न होती है और आगे आकर के मिल कर के लूनी का निर्माण करती हैं। और यहाँ से ये नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, वहाँ से लूनी कहलाती है। फिर पश्चिम दिशा की तरफ बहती है और कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। अगर हम माही नदी की बात करें तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एंड एट लास्ट हम मुख्य अपवाह प्रतिरूप की बात कर लेते हैं। पहला आता है आपका वृक्षाकार यानी कि डेंड्रिक। डेंड्रिक प्रतिरूप किसे कहते हैं कि जो आपके पेड़ की शाखाओं की तरह दिखे। और इसका एग्जाम्पल है जैसे उत्तर भारत की नदियाँ। और फिर अरिया आता है यानी रेडियल। इसमें आता है कि जैसे मान लो कोई पर्वत है और उस पर्वत में क्या है कि नदियाँ सभी दिशाओं में होकर बह रही हैं। एक पर्वत के हर तरफ से होकर के नदियाँ बहें तो ये सिस्टम आपका अरिया रेडियल कहलाता है। फिर उसके बाद में जालीनुमा स्ट्रक्चर आता है। जालीनुमा यानी कि कई सारी नदियाँ, मान लीजिए कि 2 नदियाँ हैं और समकोण पर आकर कोई उनकी सहायक नदी आकर के मिल जाती है। 2 नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बह रही हों, एक जाली टाइप बना दे नदियाँ, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं ट्रेलिस या जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। और फिर आता है चौथे नंबर पर कि जब नदियाँ जो हैं सभी दिशाओं से होकर बहती हैं और एक गर्त में आकर के मिलती हैं या किसी झील में विसर्जित होती हैं, तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं, अभिकेंद्री या सेंट्रीपेटल। तो ये थे कुछ मुख्य अपवाह प्रतिरूप। अब अगले वीडियो में हम लोग नदियों के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। सो कंटिन्यू वॉचिंग दिस सीरीज एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।